नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अविरल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम करंट अफेयर की ये जो श्रृंखला है इसकी हमने आज शुरुआत की है और ये कोशिश रहेगी कि आपको लगातार ऐसे ही जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो मिलते रहे ताकि जो आपका आगामी एग्जाम है उनमें आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सके। तो मित्रों, करंट अफेयर एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप इसे लगातार सतत पढ़ते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं करंट अफेयर में। लेकिन करंट अफेयर का जो कोई और छोर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो आपका एग्जाम है उसमें यहाँ से जो भी पढ़ाया जाए वो आपके पेपर में आए। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आपको समक्ष प्रस्तुत हैं और जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जिसमें हम लोग पहला करंट अफेयर है हमारा नताशा पर्क मूसर। ठीक है, नताशा पर्क मूसर ये कौन है? तो अभी हाल ही में चर्चे में रही नताशा पर्क मूसर कौन है? तो नताशा पर्क मूसर कौन है? तो ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति है। मित्रों बता दें, जब कहीं भी किसी राष्ट्र में पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनती है तो वहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ महीने पहले या कुछ वर्षों में देखा कि जहां से कुछ महिलाएं, जैसे हम आपको नाम ले रहे हैं, जैसे हमने देखा ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोरेन रामधाने, जैसे आपको अभी हाल ही में जर्मनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। और इससे पहले स्वीडन की मैग्डलेना एंडरसन जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी देखा एक महिला जो है अपने देश के शीर्ष पद पर विराजमान हुई है, स्लोवेनिया। कहाँ की? स्लोवेनिया की। आपसे देश पूछेगा या तो फिर आपसे पूछेगा कि महिला स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो आपका जवाब होगा कि नताशा पर्क मूसर। या फिर ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि नताशा पर्क मूसर किस देश की राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, तो जवाब होगा स्लोवेनिया की। दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने बिंदु उठाया है अचंता शरद कमल। अचंता शरद कमल ये कौन है? अचंता शरद कमल पैरा टेनिस टेबल के प्लेयर हैं, जबरदस्त प्लेयर हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। तो ये जो है इनको जो है 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसे पहले हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न या फिर खेलो इंडिया पुरस्कार के नाम से भी जाने जाते हैं, तो 2022 का मात्र एक व्यक्ति को दिया गया। वो कौन है? वो है अचंता शरद कमल। ठीक है, अचंता शरद कमल। तो अचंता शरद कमल को 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है राखी गढ़ी। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी है कहां पर, था कहां पर? तो राखी गढ़ी था उस समय हरियाणा में। तो आज भी राखी गढ़ी कहां पर है? हरियाणा का क्षेत्र को राखी गढ़ी ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में ही राखी गढ़ी प्राचीन काल में था। तो हड़प्पा संस्कृति का यहाँ पर सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। जो हड़प्पा संस्कृत है उसका सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है पूरे विश्व में? तो सबसे बड़ा संग्रहालय पूरे विश्व लेवल में कहां बनाया जा रहा है? राखी गढ़ी में। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने उठाया है वो नौसेना से उठाया है। नौसेना के ध्वज में अभी परिवर्तन किया गया। तो पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया था। कहां से? तो पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया था कोच्चि से। आप देख पा रहे होंगे पीएम मोदी ने नया ध्वज कहां से अनावरण किया? तो कहां से अनावरण किया? कोच्चि से अनावरण किया। कहां से? कोच्चि से। जो ये जो अनावरण किया गया जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनकी जो मोहर है उससे प्रेरित है इस ध्वज पर जो निशान आए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो महत्वपूर्ण है विश्व पर्यटन दिवस। बात करें विश्व पर्यटन दिवस, पूरे विश्व में 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। रीथिंकिंग टूरिज्म इसका क्या था? इसका थीम था रीथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है, अगला जो है एक टाइफून आया। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है यह है टाइफून को लेकर। टाइफून बता दें, ये जो टाइफून है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। इस वर्ष का सबसे भयंकर
जो टाइफून आया या उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया नान माडोल, कौन आया? नान माडोल। नान माडोल किस देश में आया? तो नान माडोल जापान में आया। तो इस वर्ष का सबसे विनाशकारी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहा है उसका नाम है नान माडोल। ठीक है, तो नान माडोल जो चक्रवात आया कहाँ आया? जापान में आया। अगला जो बिंदु है एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया कि अभी एसबीआई ने प्रिडिक्शन की है, एक भविष्यवाणी की, एक संभावना व्यक्त की है कि आने वाले 2029 में जो भारत है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो एसबीआई के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगी? तो 2029 में। अभी अगर हम वर्तमान स्वरूप को थोड़ा लेकर चर्चा करें तो वर्तमान स्वरूप को अगर लेकर चर्चा करें तो वर्तमान स्वरूप में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था अभी 5वें नंबर पर है। शीर्ष पर अमेरिका है, दूसरे पर जापान है। भारत अभी यूके को पिछाड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। ठीक है, लेकिन एसबीआई ने अभी एक संभावना व्यक्त की है कि भारत 2029 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है, शीर्ष तेल उपभोक्ता देश। अभी कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया गया कि उपभोक्ता में अमेरिका सबसे ज्यादा है, चाइना दूसरे स्थान पर है और इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। तो तेल के उपयोग करने में, उपभोक्ता के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है और तेल आयात करने के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर तेल उपभोक्ता और आयात में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि तेल आयातक देश, सबसे ज्यादा तेल मंगाता कौन है? चाइना मंगाता है। दूसरा कौन सा है? यूएसए। इंडिया दोनों ही आयातक और उपभोक्ता में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात कौन करता है, अर्थात वो कौन से देश हैं जो भारत को सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति करते हैं। तो भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले देश जो हैं वो क्रम से इस प्रकार है। इराक शीर्ष देश इराक है, रूस दूसरे नंबर पर है, ये फर्स्ट पर है, प्रथम स्थान पर, ये थर्ड पर है। तो ये वो 3 देश हैं जो भारत को क्या करते हैं? तेल की आपूर्ति करते हैं। सऊदी अरब को पिछाड़ करके रूस दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, आगे बात करें तो ये डोर्नियर। ठीक है, ये नवा जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर हमने उठाया, डोर्नियर समुद्री टोही विमान। डोर्नियर समुद्री टोही विमान को भारत ने किस देश को दिया? तो श्रीलंका को दिया। भारत ने किसे दिया? श्रीलंका को। किसने दिया? भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री टोही विमान प्रदान किया? तो जवाब होगा श्रीलंका को भारत ने प्रदान किया। ठीक है, वैदिक तारामंडल का मंदिर। बात करें अगर वैदिक तारामंडल का जो मंदिर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा और ये कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में वैदिक तारामंडल का मंदिर है जो आने वाले समय में जब ये निर्मित हो जाएगा तो ये जो वेटिकन सिटी का पोप है, ठीक है, उससे और ताजमहल से काफी विशाल होगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कौन सा होगा? तो वैदिक तारामंडल दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कार्बन शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर के कुछ महीने से लगातार अलग अलग डेटा है, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग शहर, अलग अलग देश, अलग अलग जो भी कंपनियां हैं वो अपने इस लक्ष्य को निर्धारित कर रही हैं। इसी क्रम में कुछ हम लोगों ने कुछ यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण जो ये लक्ष्य है जो या देश के हैं या किसी शहर के हैं हम लोगों ने मैंने यहाँ पर लिखा और हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन में भारत जो है 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहीं पर मुंबई ने कब तक रखा है, तो मुंबई ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2046 तक
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, इंडियन रेलवे जो हमारी भारतीय रेलवे है, इसने 2030 तक इंडियन रेलवे का लक्ष्य है कि हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है इनका, ये जो है 2030 तक इसे कवर कर लेंगे। वृंदावन, मथुरा का वृंदावन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्षित 2041 तक शुद्ध कार्बन शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2041 तक। यूएन के अनुसार, यूएन ने भी कनाडा में बैठक की थी, कनाडा में एक बैठक की और वहां पर बताया यूएन ने कि दुनिया के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात न्यूट्रल कर दिया जाएगा 2050 तक। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन सभी एयरपोर्ट का जो लक्ष्य है वो 2050 तक है। भारत ने जो ये लक्ष्य रखा था ये COP26 में रखा था, जलवायु सम्मेलन 26 में। जलवायु सम्मेलन 26 में भारत ने इस लक्ष्य को रखा था। जलवायु सम्मेलन 26 जो हुआ था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कौन सा सम्मेलन? COP26। अभी COP27 हुआ है। COP27, अगर COP27 की बात करें तो कहां पर हुआ है? मिस्र में। कहां पर हुआ है? मिस्र में। COP27 कहां पर हुआ है? मिस्र में। ठीक है, 27वां जलवायु सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। तो जो ग्लासगो में था वहां पर भारत ने लक्ष्य रखा था कि हम नेट जो शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन का हमारा नया जो लक्ष्य होगा वो 2070 तक होगा। चिड़ियाघरों की अभी रैंकिंग आई थी, चिड़ियाघरों की रैंकिंग आई थी। तो चिड़ियाघरों में जो है शीर्ष पर कौन सा चिड़ियाघर रहा है? तो शीर्ष पर अभी चिड़ियाघरों की जो रैंकिंग आई उसमें शीर्ष पर पद्मजा, नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? दार्जिलिंग में। पद्मजा, नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा, नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? ये दार्जिलिंग में है। और यहाँ पर इस चिड़ियाघर को सबसे देश के सबसे शीर्ष स्थान को काबिज करने का इसे जो है ये हासिल किया इसने। जो शीर्ष सबसे देश के सबसे शीर्ष चिड़ियाघरों में ये रहा है। कौन सा? पद्मजा, नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर? दार्जिलिंग में। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है ये है अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में जॉय बाइडेन ने जो दक्षिणी न्यूयॉर्क का जो डिस्ट्रिक्ट है, न्यूयॉर्क में समझिए कि न्यूयॉर्क का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहां का जो डिस्ट्रिक्ट है, न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट में क्या नियुक्त किया है? न्यायाधीश ने। अरुण सुब्रमण्यम की नियुक्ति किसने की है? भारतीय मूल के अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क में न्यायाधीश बने हैं। इनकी नियुक्ति जॉय बाइडेन ने किया था। किसने किया था? जॉय बाइडेन ने। मनोज प्रभाकर, अगला जो बिंदु है मनोज प्रभाकर, महत्वपूर्ण बिंदु मनोज प्रभाकर। अभी नेपाल क्रिकेट टीम के जो नए कोच बनाए गए हैं, नेपाल क्रिकेट टीम के नए कोच किसे बनाया गया है? तो मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का क्या बना दिया गया है? नया कोच बना दिया गया है। मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का क्या बना दिया गया है? तो नया कोच बना दिया गया है। ठीक है, परीक्षाओं में देखने को ऐसा प्रश्न मिल सकता है आपको, क्योंकि मनोज प्रभाकर एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। उनको नेपाल हमारे पड़ोसी देश का कोच बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है युद्ध अभ्यास 2022। युद्ध अभ्यास 2022। तो अगर हम बात करें युद्ध अभ्यास 2022 की, तो यह युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? अमेरिका के मध्य। युद्ध अभ्यास जो 2022 है ये भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। कहां पर? तो यह अभ्यास संपन्न हुआ कहां पर? यह अभ्यास यूके में अर्थात उत्तराखंड में संपन्न हुआ। उत्तराखंड पहला वो राज्य है जो नई शिक्षा नीति को लागू किया था। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। तो आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि मित्रों आप इसे रिवाइज करिए। मैं जल्द ही आपको इसका अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।